हाँ ठीक है, स्टार्ट कर दिया है। चलो देखो, क्या बोल रहे थे ना कि पिछले क्लास में क्या पढ़ा थे, जनरेशन सारा पढ़ा दिए थे, किसका, मेसल्सन एंड। चलो फर्स्ट जनरेशन बताओ कितना मिनट में। देखो पहला लाइट, दूसरा हाइब्रिड, तीसरा हैवी, कितना कितना बनता है जल्दी बताओ। हाँ देख के भी इतना लेट से तुम लोग बोल रही है, हम तो इधर घूमे हुए। अच्छा ठीक। सेकेंड जनरेशन 40 मिनट, कितना बताओ। टोटल डीएनए का बात हटाओ, ये बताओ ना, लाइट कितना, 2 बताओ। हैवी, थर्ड जनरेशन। देखो एनसीईआरटी में लाइन लिखा होगा क्या, 20 और 40 का डायग्राम में दिखा दिया है, लेकिन 60 और 80 पीछे में लिख दिया है। पढ़े हो एनसीईआरटी तुम लोग, तो कैसे बोल रही है देखे बिना देखे हुए 80। अच्छा ठीक है, तो 80 देखो 60 और 80 वाला क्या करेंगे, एनसीईआरटी में नोट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, क्योंकि उसको वो बताया नहीं है तो तुम लोग को क्लियर करना है। ठीक है, आज हम लोग का चलेगा क्या, टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ क्या, डीएनए रेप्लिकेशन। देखो अभी तक जो पढ़े हुए क्या चल रहा था बताओ। सबसे पहले कौन आए थे, स्टार्ट करो। वाटसन एंड क्रिक क्या दिए थे, आइडिया दिए थे। उसके बाद क्या किए थे बताओ, इकोलाई पे किए थे। सेमी कंजर्वेटिव वाला कौन और प्रूफ किया था, बीसिया फावा प्लांट, टेलर। बीसिया फावा प्लांट यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। देखो जब प्लांट बोल रहे हैं तो यूकैरियोटिक ना जी, क्लियर है ना जी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते क्या, डीएनए रेप्लिकेशंस। बड़ा ऐसा पेज और ऐसे करो पेज दोनों फोल्ड करो, ऐसे करके पूरा खोलना। हाँ चलो बताओ, स्टेप फर्स्ट में क्या बताए थे, पहले क्या कर रहे थे, अनजिपिंग इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, अनजिपिंग। और इसी को क्या बोल रहे थे बताओ, अनवाइंडिंग। क्या बोलेंगे, चलो अनजिपिंग और अनवाइंडिंग। इसके बाद क्या, चैन का फॉर्मेशन था। तो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन में सबसे पहला प्रोसेस, पहला स्टेप अनजिपिंग, या इसी को क्या बोलेंगे, अनवाइंडिंग। चलो लिखो, देखो क्या होता है इसमें, तो अनवाइंडिंग का मतलब क्या होता है, बोथ स्ट्रैंड आर सेपरेट। क्या, बोथ स्ट्रैंड आर सेपरेट। अच्छा बताओ एक चीज़, एक मिनट रुक जाओ। अगर हमको डीएनए का दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना है तो किसको ब्रेक करना पड़ेगा बताओ, डीएनए का। सपोज दैट मानो ये डीएनए है, इसके स्ट्रैंड को हमको सेपरेट करना है, तो इसके अंदर से कौन सा बॉन्ड को तोड़ेंगे बताओ, कौन सा बॉन्ड रहता था बताओ, प्यूरिन और पैरामिडिन के बीच में कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। सब भूल गया तुम लोग जी, तो सोच क्या रहा इतना, एच बॉन्ड का ब्रेक होगा, बोथ स्ट्रैंड आर सेपरेट, ब्रेक द क्या, एच बॉन्ड। चलो लिखो इसको, लिखो। अच्छा चलो तो हम बना रहे हैं अपना। क्या है ये बताओ, देखो हम तुम लोग को बताए थे क्या, रिप्लिकेशन के समय में एक चीज़ बता रहे थे कि शुरू में बताए थे कि डीनेचुरेशन में क्या होता था बताओ,
डीएनए का स्ट्रैंड को अलग करने के लिए हम दो प्रोसेस बताए थे। स्टार्टिंग का क्लास स्टार्ट करो। पहला प्रोसेस क्या था? रिवाइज करता है तुम लोग कॉपी कि पीटे पकड़ के? कुछ भी याद नहीं रहता है। डीनेचुरेशन वो सब कहाँ गया तुम लोग का? दूसरा प्रोसेस, पहला प्रोसेस डीनेचुरेशन था, दूसरा पूछ रहा है, बोल रहा है कि डीएनए का स्ट्रैंड को ब्रेक करना है। तुम लोग नहीं समझ रहे हो। ये डीएनए का स्ट्रैंड हुआ है, इसको ब्रेक करने के लिए पहला पढ़ा था डीनेचुरेशन, हाई टेम्परेचर पे तोड़ते थे डाल के। दूसरा वाला में क्या करते थे? पीएच बढ़ाते थे। रिवाइज करेगा नहीं सब? चलो देखो 2 मिनट में कॉपी जल्दी से शुरू से उलट के। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर टूट रहा। yes, और एक प्रोसेस क्या था बताओ जल्दी? और एक पीएच लेवल हाँ, बढ़ जाता तो भी टूट जाता। चलो अब इस डायग्राम में मतलब जो नीचे लिखेंगे उसको है ना अलग से लिखना, और हम इस डायग्राम के नीचे इसको खोलेंगे, इसलिए डायग्राम ओपन होगा क्योंकि मैकेनिज्म चलेगा। सुनो, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, देखो रिप्लिकेशन एक जो यहाँ पे मैकेनिज्म स्टार्ट हो रहा है किसका? डीएनए का रिप्लिकेशन करा रहे हैं, और डीएनए का रिप्लिकेशन एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट होता है। कहाँ से? स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट होगा। जिस स्पेसिफिक पॉइंट से डीएनए का रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस पोजीशन को बोलते हैं ओरी। ओरी का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो ये कैसा साइट हुआ? और ओरी साइट बोलते हैं, यानी एक स्पेसिफिक पॉइंट्स होता है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक का डीएनए का, तो यूकैरियोटिक का डीएनए बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है, और उसमें क्या होता है कि इसका मल्टीपल साइट होता है। किसका? ओरी का। यानी ओरी मतलब क्या? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का साइट जो होता है वो यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यानी मल्टीपल साइट में रहेगा। ढेर सारा और ही रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोट का, तो प्रोकैरियोट में छोटा डीएनए, पर हम यहाँ पे एक बड़ा डीएनए बनाए हैं क्योंकि मैकेनिज्म देखना है तुम लोग को। तो ये किसका? प्रोकैरियोट के बारे में बना रहे हैं। किसके बारे में? प्रोकैरियोट के बारे में। तो हमारे प्रोकैरियोट यानी कि प्रोकैरियोट का डीएनए के बारे में जब बात करेंगे तो केवल इसके पास ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का ओनली एंड ओनली वन साइट रहेगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा क्या? ओरी साइट हो रहा। अब बात करते हैं क्या कि हम डीएनए के स्ट्रैंड को अलग करेंगे। डीएनए का स्ट्रैंड को अलग करने का मतलब उसके एच बॉन्ड को ब्रेक करना। और एच बॉन्ड का ब्रेकिंग समझते हो तुम लोग, प्यूरिन और पैरामिडिन पढ़ चुके हो, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा हुआ रहता है। तो देखो उस एच बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग देखे थे प्रोसेस डीनेचुरेशन प्रोसेस। डीनेचुरेशन प्रोसेस में क्या करते थे कि टेम्परेचर को इंक्रीज कराते थे 94 डिग्री सेल्सियस से। तो क्या होता था? वो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाता था और एच बॉन्ड टूट जाता था। और दूसरा प्रोसेस था क्या? पीएच को इंक्रीज कराते थे, जिसके कारण से टूट जाता था। पीएच कितना? 10 तक ले जाते थे। ये तो हुआ वो प्रोसेस। लेकिन एक चीज तुम मानो, अगर हमको सेल के अंदर डीएनए के बारे में बात करना है, वहां पे तुम 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या डीएनए नहीं जल जाएगा? पूरा जल जाएगा ना सेल। अगर हमको इस सेल के अंदर तो बात हो रहा है, यानी वहां पे ये प्रोसेस नहीं चलेगा, क्योंकि 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अगर हम सेल के अंदर डालते हैं तो क्या होगा? सेल का अगर 94 डिग्री टेम्परेचर होगा, क्या सेल पूरा तरीका से जल जाएगा। लेकिन और दूसरा देखो, अगर हम दूसरा प्रोसेस में पीएच को इंक्रीज कराते हैं तो इंजाइमेटिक सिस्टम पे क्या होगा? बताओ, इफेक्ट पड़ेगा। तो ये दोनों प्रोसेस क्या होगा? नहीं करा पाएगा। यानी कि यहाँ पे हम उस दोनों प्रोसेस से, यानी पहला प्रोसेस डीनेचुरेशन जिसमें टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं 94 डिग्री सेल्सियस से, और वहाँ पे एच बॉन्ड का ब्रेक होता है, जिससे को हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। कहाँ पे? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन यानी मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन में। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन का मतलब ही हो रहा है क्या? डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करना? अलग करना। समझ रहे हो? तो यहाँ पे बात चल रहा, तो डीनेचुरेशन भी नहीं होगा, और दूसरा प्रोसेस तुम्हारा पीएच वाला भी नहीं होगा, क्योंकि सेल उतना टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, सेल जल जाएगा। दूसरा उतना पीएच को नहीं वो कर पाएगा। अगर पीएच वैसा डालते हैं तो वहाँ के एंजाइमेटिक एक्टिविटी को वो बिगाड़ के रख सकता है। तो ये दोनों प्रोसेस खत्म। बट हम लोग शुरू में जब पढ़े थे तो इस
दो प्रोसेस यानी डीनेचुरेशन और पीएच के प्रोसेस से हम लोग क्या कर रहे थे, उसको स्ट्रैंड को अलग कर रहे थे। तो यहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो इस ऑरिजिन साइड पे यहाँ पे ORI साइड जो दिख रहा है इसको ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन बोलते हैं। यहाँ पर हमको डीएनए को स्ट्रैंड को अलग करने के लिए एंजाइम का जरूरत पड़ता है। उस एंजाइम को हेलिकेज एंजाइम बोलते हैं और वही हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन कराता है। बट एक ही एंजाइम का बात नहीं होगा, इस पूरे प्रोसेस में, डीएनए रिप्लिकेशन के पूरे प्रोसेस में हम लोग टाइम टू टाइम 3 एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग हेलिकेज, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग BSB, उसके बारे में बताएंगे तुम लोग को बाइंडिंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स के बारे में बताएंगे, साइट होता है एक, और तीसरा पढ़ेंगे टोपो आइसोमरेज। तो कितना तरह का टोटल एंजाइम्स हम लोग पढ़ेंगे इस डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म में? 3 तरह का। फर्स्ट इज कॉल्ड हेलिकेज, सेकंड इज कॉल्ड BSAB एंड थर्ड इज कॉल्ड टोपो आइसोमरेज आइसोमरेजम, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा हम लोग पढ़ लेंगे, तब पता चलेगा कि डीएनए कैसे होता है। देखो ये डीएनए का रेप्लिकेशन जो है ना, रस्सी लेते होगे घर में तुम लोग ना, तो रस्सी को देखते होगे, एक रस्सी रहता है, उसको खोलते जाते हैं, लेकिन जैसे 2-3 फोल्ड खोलते हैं उसके बाद और गांठ बढ़ते चल जाता है। ये सब चीज़ अभी हम लोग कहाँ सीखेंगे? इस डीएनए में सीखेंगे। तो सबसे पहला डायग्राम ये बनाओ, तब फिर नीचे आना तुम लोग। क्या समझो इतने देर में? समझे ना कुछ? और ई का मतलब क्या? ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशंस, ठीक है। और किसका बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोट का। तो किसका बात है ये? प्रोकैरियोट का। दिमाग कंसंट्रेट करके जितना बोलेंगे उतना बात को सुनना है। चलो देखो, लिखो प्रोकैरियोट का ये डायग्राम बनाओ, तभी आगे बढ़ेंगे फिर हम। ये क्या है? हेलिकेज एंजाइम है। क्या है? हेलिकेज एडेनिन के जस्ट अपोजिट में क्या रहता था? थायमिन, और गुआनोसिन के अपोजिट में साइटोसिन। ये सब पता है तुम लोग को? देखो यहाँ पे हम किसका, ये तो हो गया हमारा क्या, डीएनए का स्ट्रैंड हो गया। अच्छा पहले ऐसे लिखो, एक एक करके समझेंगे हम लोग। सामने मत लिखना, जैसे 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 लिखो वैसे लिखना। इसको फिर हम ऐसे एरो करके फिर इसको फैलाएंगे स्ट्रैंड को। चलो लिखो इतना।
बन रहा, आराम से बनाओ। पहले इतना बना लो तुम लोग आराम से। पहले देखो, सबसे पहले समझते हैं, सुनो बात क्या था, स्ट्रैंड को अलग करना, जो कि 2 प्रोसेस से तो हम नहीं कर रहे थे, डिनेचुरेशन और पीएच वाला, उसका तो कहानी एंड। अब यहाँ पे पहला एंजाइम आया कौन, डीएनए हेलिकेज। देखो देख रहे हो, इस डीएनए को ही ना बड़ा किया यहाँ पे, दिख रहा। तो देखो पहला हेलिकेज के वर्क के बाद, यानी यहाँ पे कौन एंजाइम आया, हेलिकेज आया। ये देखो हेलिकेज क्या करता है, ब्रेक एच बॉन्ड। तो एच बॉन्ड कहाँ, तो एडेनिन और थायमिन के बीच में, गुआनोनिन और साइटोसिन के बीच में ऐसे एच बॉन्ड लगा हुआ रहता है। तो हेलिकेज क्या किए, दोनों साइड आके अटैच हो गया, अटैच हो गया। और देखो दोनों साइड अटैच हुआ और ऐसे करके क्या कर रहा है, इसको फैला रहा ना। तो देखो ये इधर की ओर फैलाएगा और ये इधर की ओर फैलाएगा, और इसके बाद क्या होगा, ऐसा डायग्राम हो जाएगा। मैकेनिज्म समझो, देख रहे हो ना, हेलिकेज इधर भी जा रहा और हेलिकेज इधर भी आ रहा, यानी कि इसको फैला रहा। समझ गए। तो देखो ये ब्रेक एच बॉन्ड है और यहाँ पर कोफैक्टर Mg2+ है, यानी इस हेलिकेज को अगर कोफैक्टर Mg2+ मिल जाए तो ये क्या करेगा, इनिशिएट कर देगा और क्या करेगा, इन्हांस कर देगा, बढ़ा देगा, क्या मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन में इसको हेल्प करने में बढ़ा देगा। तो सबसे पहला काम क्या, डीएनए के हेलिकेज का ब्रेक ऑफ एच बॉन्ड, यानी एच बॉन्ड को क्या कर रहा, तोड़ रहा। यही तोड़ने का तो काम चल रहा, पर वहां तो डीनेचुरेशन और किससे चल रहा था, पीएच से। अब यहाँ पे किससे चल रहा है, एंजाइम से, हेलिकेज ASE एंजाइम हो गया। देखो इसी को चाहिए इन्हांस बढ़ाने के लिए हमको कोफैक्टर कौन, Mg2+, मेन एंजाइम फॉर अनवाइंडिंग। क्या समझे, तो 2 प्रोसेस बनाए थे। पहला प्रोसेस कौन, अनजिपिंग, उसी को क्या बोलते हैं, अनवाइंडिंग। तो देखो क्या कर रहा है, हेलिकेज का मेन काम क्या है, इसको कौन सा एंजाइम बोलते हैं, मेन एंजाइम फॉर अनवाइंडिंग। यही तो मेन एंजाइम है जो क्या करता है, अनवाइंड करता है। तो तुम लोग पहला एंजाइम के बारे में समझ गए क्या, हेलिकेज। हेलिकेज क्या कर रहा, दोनों साइड आके लग गया। कहाँ पे लगा, ओरी साइड पे, ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। अगर नहीं है तो यहाँ पे ORI को लिख लो, ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। देखो इस ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का मतलब होता है कि कहाँ से स्टार्टिंग हुआ, क्या उसका ऑरिजिन है, तो उसको बोलेंगे ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। इसी ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के पास हेलिकेज एंजाइम आके अटैच हो गया और इसको क्या किया, दोनों साइड से फैलाना चालू किया। ठीक है, देखो हेलिकेज क्या है, एक एंजाइम है, ठीक। और ये एंजाइम का क्या काम है, हम अगर हाई टेम्परेचर देंगे तो सेल तो जल जाएगा, पीएच देंगे तो एंजाइम का एक्टिविटी को रोक देगा। ये दोनों प्रोसेस से एच बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते हैं, तो हमको एच बॉन्ड तोड़ने के लिए इस डीएनए में लाना पड़ेगा हेलिकेज एंजाइम। अब ये हेलिकेज एंजाइम आ गया और डीएनए में जो एच बॉन्ड है उसको ये ब्रेक कर देगा। लेकिन इसको हेलिकेज को क्या चाहिए, कोफैक्टर Mg2+। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड जो तोड़ेगा उसको इन्हांस करा देगा। ये Mg2+ एक्टिवेटर इसको मिल गया, तो या कोफैक्टर मिल गया तो क्या करेगा, इन्हांस कर देगा। और देखो इसी हेलिकेज को क्या बोलते हैं, मेन एंजाइम फॉर अनवाइंडिंग। यहाँ देखो 1 मिनट तुम लोग जल्दी से, पहले आराम से, कोई दिक्कत है यहाँ तक, जल्दी बताओ। हेलिकेज का काम क्या है बताओ। हाँ पहले एच बॉन्ड को ब्रेक करना, और दूसरा बताओ। ठीक है, एक्टिविटी इनहांस के लिए, तो कोफैक्टर को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लिख देंगे एक्टिविटी इनहांस। किसका एक्टिविटी बताओ, नहीं हेलिकेज का एक्टिविटी इनहांस, किसका, हेलिकेज का। देखो तो Mg2+ किसका इनहांस कर रहा, हेलिकेज का, ये लिख लो। अब देखो, अच्छा लिखो पहले 1 मिनट में जल्दी से। हो गया, चलो
अब देखो हेलिकेज दोनों स्ट्रैंड को क्या कर रहा, अलग कर रहा। देखो ये हेलिकेज दोनों साइड चल रहा, लेकिन प्रॉब्लम भी आते जा रहा। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट हो गया। क्या होगा प्रॉब्लम में स्टार्ट, सोचो जरा सा तुम लोग डायग्राम को। ये तो जा रहा वैसे, लेकिन और क्या हो सकता है, ये तो ऐसे बढ़ेगा तो यहाँ तो फैला दिया था पूरा, ये दोनों स्टैंड अलग हो गया था, लेकिन ये आगे बढ़ेगा तो इसको फैला देगा, फिर आगे बढ़ेगा तो इसको फैला देगा, फिर आगे बढ़ेगा तो इसको पूरा फैला देगा, उधर भी फैला देगा। लेकिन क्या होगा, जैसे ये आगे बढ़ेगा ये दोनों सटना चालू हो जाएगा ना, ये फिर से एडेनिन और थायमिन जुड़ना चालू हो जाएगा। समझ गए? तो इस एडेनिन और थायमिन को रोकने के लिए यहां पर एक एंजाइम आता है, दिस एंजाइम इज कॉल्ड SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। समझ गए? तो देखो ये हेलिकेज क्या कर रहा, दोनों स्ट्रैंड को तो अलग कर रहा, दोनों साइड जा रहा, स्ट्रैंड अलग करते जा रहा, लेकिन पीछे से तो रिफॉर्म भी होते जा रहा। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो रिफॉर्म होते जा रहा, यानी एडेनिन और थायमिन फिर से जुड़ते जा रहा। तो इस चीज को रोकने के लिए हमको एक एंजाइम का यूज करना पड़ता है जिसका नाम है SSB। तो देखो क्या लिखे हैं, प्रिवेंट रीफॉर्मेशन ऑफ। तो दूसरा एंजाइम कौन हो गया बताओ, ये हो गया SSB। देखो अब सुनो, अभी लिखना मत, पहले देखो मेरा कहने का मतलब, इधर हेलिकेज गया और इधर भी हेलिकेज गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एडेनिन होगा, यहाँ थायमिन होगा, यहाँ ग्वानोसिन होगा, यहाँ साइटोसिन होगा। ये हेलिकेज ऐसे ऐसे बढ़ते गया और बढ़ने के बाद क्या हुआ, ये दोनों चिपकना चालू हो गया, मतलब ये और ये ज्वाइंट होने सोचेगा। इसी ज्वाइंट को होने के लिए हम इसके सिंगल स्ट्रैंड पे क्या लगा दिए हैं, SSB। और ये SSB क्या करेगा, इसको छिपा के रखेगा, किसको, हाइड्रोजन वाला को। हाइड्रोजन जो तुम्हारा एडेनिन ग्वानिन है, इसको क्या करेगा, छिपा के रखेगा। जिसके कारण से छिपा के रखेगा तो ये दोनों का मैचिंग नहीं हो पाएगा और H बॉन्ड का रिफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। यानी कि हमको हेलिकेज तो जितना जरूरत है उतना ही जरूरत किसका है बताओ, SSB का है। क्योंकि हेलिकेज तो एक बार अलग किया, लेकिन अलग करने के बाद फिर से रिफॉर्मेशन हो रहा, तो इसको रिफॉर्मेशन कराने के लिए, इसलिए कभी भी SSB डबल स्ट्रैंड पे नहीं जुड़ता है, हमेशा कहाँ जुड़ता है, सिंगल स्ट्रैंड पे। यानी इधर भी क्या हो जाएगा, SSB। समझ गए बात को? तो ये क्या लगा हुआ है टोटल, SSB। क्यों लगा हुआ है, प्रिवेंट रिफॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड, यानी एडेनिन और थायमिन को जुड़ने से बचाता है। नहीं तो अगर यहाँ से हम हटा दें इस पूरे SSB को तो क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा और फिर से ऐसा फॉर्मेशन कर लेगा। यानी SSB का काम रिफॉर्मेशन को प्रिवेंट करना, कब, H बॉन्ड। क्लियर हो गया? तो दूसरा एंजाइम हम लोग पढ़ लिए, पहला हेलिकेज और दूसरा क्या पढ़े, SSB। अब देखो अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। देखो पहला क्या था, पहला तो अलग कर लिया हेलिकेज आराम से, दूसरा भी अलग कर लिया, तो यहाँ पे तो SSB बचा लिया, SSB काम कर लिया। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की ओर जा रहे हैं तो देखो क्या हो रहा, अब यहाँ पर इतना तो है, लेकिन जैसे और हम आगे जाएंगे तो ये क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। क्या छोटा, रिक्वाइलिंग बोलते हैं ना इसको, बहुत ज़्यादा क्वाइल हो जाता है, हाईली क्वाइल। देखो ये तो नॉर्मल क्वाइल है, ये कैसा क्वाइल है, नॉर्मल क्वाइल। ये कैसा है, हाईली क्वाइल। देखो ये कैसा हो गया, हाईली क्वाइल। इधर भी क्या हो जाएगा बाबू, हाईली क्वाइल। ये हाईली क्वाइल्ड हो गया। तो देखो इसको हम लोग बोलेंगे क्या बाबू, नॉर्मल क्वाइलिंग। क्या बोलेंगे, नॉर्मल क्वाइलिंग। अब देखो इधर भी नॉर्मल क्वाइलिंग होगा, ये हो गया नॉर्मल क्वाइलिंग। अब देखो इसको बोलते हैं सुपर क्वाइलिंग। क्या बोलेंगे, सुपर क्वाइलिंग। इसको क्या बोलेंगे, सुपर। चलो लिखो, इतना लिखो, समझाते हैं। देखो हो गया।
हो गया। अब सुनो, क्या बताए थे कि इस रिप्लिकेशन ऑफ मैकेनिज्म जो है डीएनए रेप्लिकेशन का, इसमें 3 एंजाइम यूज होता है। तीसरा कौन बच गया बताओ, क्या बताओ? टोपोआइसोमरेज। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पर ये तो दिख रहा है क्या, नॉर्मल कॉइलिंग है, तो हमको क्या करना है, नॉर्मल कॉइलिंग से हटाना है ना। तो देखो यहाँ पर जो यहाँ सुपर कॉइलिंग है, इस एरिया पे आके क्या जुट जाएगा बताओ, टोपोआइसोमरेज। क्या जुटेगा देखना, इसको बोलते हैं टोपोआइसोमेरेज। ठीक है, ये कैसा एंजाइम हो गया, तीसरा एंजाइम। कौन हो गया, तीसरा। इधर भी क्या होगा बाबू बताओ, इधर आके क्या लग जाएगा बताओ, टोपोआइसोमेरेज। हो गया। देखो देखो ये टोपोआइसोमरेज का काम क्या है, प्रिवेंट। क्या बाबू, प्रिवेंट किसको करेगा बताओ, सुपर कॉइलिंग को। किसको रोकेगा, यानी इसका काम क्या है, प्रिवेंट सुपर कॉइलिंग। देखो समझो इसका। अब देखो ये तो क्या था, यहां तक तो काम किया, हेलिकेज ये सब का सबका पता चल गया। ये क्या हो रहा कि आगे की तरफ जब पड़ रहा नॉर्मल कॉइल तो कैसा हो जा रहा, सुपर, और ज़्यादा गांठ बनने लग रहा तो कैसा हो जाएगा, सुपर कॉइलिंग। और जैसे सुपर कॉइलिंग बढ़ते चल जाएगा तो डीएनए का खुलना आसान होगा, नहीं होगा। तो उस डीएनए को खोलने के लिए आप कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या करता है कि इसको प्रिवेंट करता है, किससे, सुपर कॉइलिंग से। लेकिन करता क्या, ये टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, यहाँ पर कट लगा देगा। क्या कर देगा, कट लगा देगा। कट लगा दिया, देखो ये दोनों में कट लगा दिया और इसका कट लगा दिया, और कट लगाने के बाद क्या किया, वो सुपर कॉइलिंग खुल गया। और उसके बाद क्या करेगा, तो देखो अब यहाँ से हम मिटा रहे, थोड़ा देखना, इधर पहला कट लगा दिया, इधर भी लगा देगा, इसमें कट लगा दिया। देखो ये कट लगाने के बाद क्या करेगा, ये कट लगाने के बाद ये जब पूरा तरीका से कट लग जाएगा तो क्या होगा, खोल देगा। किसको खोल देगा, कॉइलिंग को खोल देगा, और क्या कर देगा, इसके साथ जोड़ देगा। आ गया नॉर्मल में। अब देखो इधर भी क्या करेगा, कट किया था और यहाँ क्या करेगा, कट करने के बाद खुल गया। अब कैसा हो जाएगा, नॉर्मल कॉइलिंग हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो क्या करना चाह रहा है ये बताओ, सुपर कॉइलिंग से नॉर्मल में कन्वर्ट। कौन कर रहा, टोपोआइसोमरेज। क्योंकि देखो जैसे जैसे हेलिकेज बढ़ते गया, नॉर्मल था कॉइलिंग, और नॉर्मल से क्या हो गया, और ज़्यादा कॉइल होने लगा। जब कॉइल होने लगा तो उसको क्या बोलते हैं, सुपर कॉइलिंग बोलते हैं। और उस सुपर कॉइलिंग को कौन बचा रहा, टोपोआइसोमरेज बता रहा, जिसके कारण से क्या होगा, डीएनए आसानी से खुलता चला जाएगा। देखो ये सुपर कॉइल जो है ये कैसे घुमा हुआ, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज है, जल्दी बताओ तुम लोग। ये पूरा तरीका से जब सुपर कॉइल होगा, देखो ये क्लॉकवाइज में क्या है, देखो बाबू ये क्लॉकवाइज में घुमा हुआ है। इस क्लॉकवाइज में घुमा हुआ, कटने के बाद क्या करेगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देगा, जिसके कारण से क्या होगा, पूरा तरीका से खुल जाएगा। और सुपर कॉइलिंग वहां पे क्या होगा, खत्म हो जाएगा और आराम से खुल जाएगा। तो देखो एक बात बताते हैं, रस्सी को क्या करते हैं हम लोग, वही ना करते हैं, एक रस्सी लिए जिसमें 2 तरह का रहता है, उसको खोले ऊपर से, फिर खोले, आसानी से खुल गया रस्सी। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे तो सुपर कॉइलिंग नहीं बढ़ते जाएगा। और उसी तरह से क्या होता है, डीएनए में भी सुपर कॉइलिंग बढ़ता चला जाएगा। तो उसी सुपर कॉइलिंग को खोलने के लिए कौन आता है, टोपोआइसोमरेज। और टोपोआइसोमरेज क्या करता है, वहां से कट लगाता है और दूसरे एंड से क्या कर देता है, नॉर्मल कॉइलिंग करा देता है। तो 3 तरह का एंजाइम पढ़े, क्या क्या बताओ। हाँ समझ में आया तुम लोग को कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये हुआ तुम्हारा क्या, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। समझ में आया। तो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत लंबा है रेप्लिकेशन। तो ये पहला स्टेप हम लोग कंप्लीट कर लिए। किस में देखे, प्रोकैरियोट में देखे। पहला एंजाइम कौन था, हेलिकेज। दूसरा एंजाइम कौन था, एसएसपी। तीसरा एंजाइम हेलिकेज क्या करता है, ठीक है, हेलिकेज। दूसरा क्या था, एसएसबी।
रोकता है, रोकता है, तो यहाँ पे प्रिवेंट रोक देगा। अब तीसरा कौन है? टॉपो सुपर कॉइलिंग से बचाता है। बताओ, कहीं से भारी लगा तुम लोग को? दिक्कत नहीं ना आया? लेकिन लग रहा होगा देख के शुरू में भारी। देखो कंप्लीट हो गया पूरा तरीका से। तो अब देखो, अब इसका हम समरी लिखा देते जो तुम्हारे एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मिटा दे इसको। जिसको समझ में नहीं आया फिर से पूछेगा। चलो नोट लिखो 1 लाख का। अरे एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? अनजिपिंग। देखो अनजिपिंग को ही क्या बोलते हैं बाबू बताओ? अनवाइंडिंग। लिखो पहला पॉइंट। The process of unzipping start at a कहाँ से बताओ? सर्टेन। कहाँ से स्टार्ट होता था बताओ? सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट। क्या नाम था बताओ? अब तुम लोग समझ गए। चलो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट। कितना ओरिजिन साइड इन प्रोक्रेट में? वन मिनट वेट। देखो इन प्रोक्रियोट ओनली वन क्या ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, और यूक्रियोट में कितना हो जाएगा? मेनी। चलो ये पॉइंट हो गया। कहाँ साइड करके हटाएगा? एंजाइम प्रोटीन्स। चलो जी बताओ। 3 सर। तो रटा गया। पहला हेलिकेज SSB, तीसरा टोपो आइसोमेरेज। क्या करता है बताओ हेलिकेज? क्या करता है SSB? क्या करेगा? प्रिवेंट द रिफॉर्मेशन ऑफ। ये थर्ड वाला चलो अब ये तुम लोग का हो गया इम्पोर्टेंट। चलो नोट कर लो।
हो गया। जल्दी लिख। चलो तो हम लोग देख लिए, अब इसका समरी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अनजिपिंग को क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ अनजिपिंग स्टार्ट एट ए सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं ओरी। क्या बोलते हैं? ओरी का मतलब ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। देन थर्ड पॉइंट, इन प्रोकैरियोट ओनली वन ओरी एंड देन यूकैरियोट मेनी ओरी। ठीक है। एंजाइम प्रोटीन्स क्लियर? चलो second is called formation of new chain. पहले में क्या करते हैं? अनबाइंडिंग, और दूसरे में क्या करते हैं? न्यू चैन का फॉर्मेशन। लिखो दूसरा। क्या है? ऑल्ड चेन। देखो सपोज दैट मान लो ऑल्ड चेन में इधर क्या है? गुआनोसिन। क्या है? तो उधर क्या हो जाएगा बताओ? एक मिनट रुक जा। चलो बनाओ पहले। चलो लिखो पहले। देखो कॉन्सेप्ट को लिख लो इसको। देखो जो लिखे हैं, नई चैन बनाने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन ये पुराने डीएनए पे डिपेंड होकर बनाता है। इसको याद रखना। देखो कैसे पढ़ाएंगे अब इसको हम। लिख लो साइड में कहीं पे, इसी पे पूरा बेस्ड है सब।
क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक है। हाँ, तो जल्दी लिखो। चलो आ जाओ, बात करते क्या, अनवाइंडिंग हो गया, अनजिपिंग हो गया, अब दूसरा क्या, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। तो देखो ये हमारा क्या है, ओल्ड चेन। डीएनए का कौन चेन है, ओल्ड चेन, और ओल्ड चेन से क्या बना, न्यू चेन। क्या बनेगा, यानी ओल्ड चेन में इधर क्या है, गुआनोसिन, तो इसके सामने में क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, साइटोसिन आ जाएगा ना। तो देखो इस ओल्ड चेन से क्या बन रहा, न्यू चेन बन रहा। ये तो पीछे क्लास में समझा दिए ना कि ओल्ड चेन कितना परसेंट कंजर्व, 50%, और न्यू चेन कितना आया, 50%। तो देखो इसी ओल्ड चेन से किसका फॉर्मेशन होगा, न्यू चेन का, यानी डीएनए का ओल्ड चेन से कौन बना, न्यू चेन बना। अब न्यू चेन किधर से किधर बनेगा, डायरेक्शन 5 to 3 इंड के तरफ। ये 5 और 3 पढ़ चुके हो तुम लोग। तो देखो ये हो गया हमारा नया चेन, और ये हमारा पुराना चेन, और ये क्या हो गया, नया चेन। अब देखो रिप्लिकेशन तो दोनों साइड में चल रहा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बाय डायरेक्शनल। देखो इधर भी चल रहा और इधर भी चल रहा, बीच में क्या था, और ही हेलिकेज लगा के दोनों साइड में ले गए थे, तो इधर भी रिप्लिकेशन और इधर भी रिप्लिकेशन। तो देखो हमेशा याद रखना कि न्यू चेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ओल्ड चेन से होगा। किससे होगा, ओल्ड चेन से होगा। तो देखो यहाँ कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट, नई चेन बनाने वाला एंजाइम कौन है, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो देखो लेकिन ये किस पे है, पुराने डीएनए पे डिपेंड होकर बनाता है। मान लो इस चेन को बनाना है तो ये डीएनए पॉलीमरेज जो है किस पे डिपेंड रहेगा,
पुराना वाला पे, और उस पे डिपेंड होकर क्या बनाएगा, नया चेन बनाएगा। तो देखो स्टेप 2 कौन है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। देखो किधर बनेगा, ऑलवेज कैसा प्रोसेस, न्यू चेन फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, मेन एंजाइम। मेन एंजाइम कौन है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। वहां डीएनए पॉलीमरेज लिखे हैं, लेकिन बन किस पे रहा, क्योंकि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये पुराना चेन पे डिपेंड है, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। समझ के बात को, यानी पुराना चेन पे डिपेंड होगा तो पूरा नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और ये डीएनए डिपेंडेंट और डीएनए पॉलीमरेज जो होता है प्रोकैरियोट में कितना तरह का, ये तुम लोग को पढ़ना है, और यूकैरियोट में कितना 5 टाइप का, लेकिन इसको नहीं पढ़ना है। तो देखो पहला कौन है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, एंड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो पढ़ लिए इस तरह से क्या हम लोग, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो तब तक इसको रिवाइज करके रखना, ठीक है। बस 2 मिनट में नीचे।